भगत का तात्पर्य है लीन हो जाने वाला। भगत सिंह बचपन से ही आजादी की लड़ाई के माहौल में पूरी तरह से लीन था। जब उसकी उम्र के बच्चे खेलते, पढ़ाई करते, तब वो किसी क्रांतिकारी पार्टी के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाते। जलियांवाला बाग उसके दिलो दिमाग पर ऐसा छाया कि फिर उसने किसी रिश्ते की सुध नहीं ली। सिर्फ एक ही बात उनके दिमाग पर छाई रहती, आजाद भारत। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते कब वो जवानी की तहलीज पर कदम रख बैठे, उन्हें खुद नहीं मालूम था। बस एक दिन। सत श्री अकाल वीर जी। और सत श्री अकाल। आज इतने दिनों बाद इस दुकान का रास्ता कैसे भूल गए भगत सिंह जी? और कभी कभी हमारी दुकान पर भी चाय पीने आ जाया करो। नहीं वीर जी, रास्ता कहाँ भूला हूँ, देश की सेवा में लगा हूँ ना, इसलिए कभी इधर कभी उधर आना जाना लगा ही रहता है। आप समझ ही सकते हो कि क्रांतिकारी का जीवन। तो कहाँ तक पहुँची तुम्हारी क्रांति? वीर जी, जिस दिन देश के हर एक नौजवान ने अपने खून की एक एक बूंद भी दे दी ना, तो ये गोरे तो वैसे ही भाग जाएंगे। बस एक मौके की तलाश है। हाँ, मौका क्यों? बेकार की बात करते हो दोस्त। आजादी पाने के लिए चाहिए जुनून, हिम्मत, आत्मविश्वास, भावना। क्या इस तरह तुम्हें आजादी मिल जाएगी? दोस्त, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, पर हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि मौके छोटे होते हैं और परिणाम बड़े। जुल्म का नहीं बंदी हूँ, साधारण सा रखता हूँ अपना भेष। रगों में खून की जगह आजादी दौड़ती है, नाम है सुखदेव। मेरे हाथ की लकीरों में वतन हिंदुस्तान सा दिखता है। रिश्तों के नाम की लकीरें मैंने खुद ही मिटा दी हैं। यार, मैंने कहावत सुनी थी, एक और एक मिल जाए तो 11 होते हैं। सही है ना? गलत। एक और एक मिल जाए तो 111 होते हैं। सही है ना? सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों, यूं ही मजाक करते रहोगे तो देश को आजाद कैसे कराओगे? हवा में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता। किसी भी काम को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। विद्यालंकार जी, मैं आपका मतलब सही तरीके से समझा नहीं। बच्चों, मंजिल पाने की चाह सबको होती है। मंजिल की राह में दिक्कतें तो आती हैं, और इन दिक्कतों का सामना करना सिखाता है गुरु। 4-5 लड़के इकट्ठे हो जाने से कोई क्रांतिकारी पार्टी नहीं बन जाती। अगर वाकई आजादी की मंजिल को पाना चाहते हो तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की HRA को अपना गुरु बनाओ। HRA? हाँ, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान में कुछ एक पार्टियां हैं जो लगन, मेहनत, तन मन और धन से क्रांति में लगी हैं। उनमें से एक है HRA। आजादी पाना चाहते हो ना? जी। तो HRA से जुड़ो, एक सच्ची क्रांतिकारी पार्टी। राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलकर मेरा नमस्कार कहना, वो सब समझ जाएंगे। चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। आओ भगत सिंह, आओ। HRA में तुम्हारा स्वागत है। मुझे विद्यालंकर जी का संदेश मिल गया था। जी। मैंने सुना कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो। जी बिस्मिल जी। भगत सिंह जी, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछने की आज्ञा है। क्यों शर्मिंदा करते हो पंडित जी? आज्ञा क्या, हुक्म दीजिए। तुम हमारी पार्टी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे दूं। ओह। मैंने बचपन से ही एक सपना देखा है पंडित जी, आजाद भारत का सपना। और मैं जवानी का खून है, सपने भी देखेगा और जोश भी मारेगा। भगत सिंह जी, जवानी में खून गर्म होता है, लेकिन गर्म खून और सफलता का आपस में कोई मेल नहीं। सपने देखना तो आसान है, पर उसको पूरा करना भगत सिंह, एक एक पल में 100 बार मरना पड़ता है। तुम जाओ भगत सिंह। धरती माँ कहते रहते हो। अरे बर्फ पे नंगा लिटाकर 2 कोड़े भी पड़े ना तो मुंह से धरती माँ की जगह सिर्फ माँ निकलेगा। किताबी बातें सिर्फ किताब में ही अच्छी लगती हैं भगत सिंह जी। खून को पानी की तरह बहाना पड़ता है। तुम्हें क्या मालूम खून का रंग कैसा होता है? ये क्या भगत सिंह, तुमने अपना हाथ क्यों काट लिया?
खून का रंग सबका एक जैसा होता है बिस्मिल साहब, पर उसको बहाने में जिस हिम्मत की जरूरत होती है वो हर किसी में नहीं होती। जलियांवाले बाग में बहे खून को अपने अंदर महसूस करता आ रहा हूं। इस देश से मेरा एक दिन इस तरह से नाता होगा जैसे धड़कनों का आपस में दौर हो। सूरज चांद सोना चांदी रिश्ते नाते नहीं, इन सब का ख्वाब। बस आजाद भारत में बहती हवाएं मेरे चारों ओर हो। ख्वाब देखा है तो पाने की हिम्मत भी रखता हूं। हारेगा वो जिसका दिल कमजोर हो। वाह वाह भगत सिंह वाह। आज बहुत दिनों बाद एक सच्चे क्रांतिकारी से मुलाकात हुई है। अब इन गोरों से लड़ने का मजा दुगना हो जाएगा। शाबाश भगत सिंह शाबाश। माफ करना पंडित जी, हम कुछ क्रांतिकारी मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते। आवाम की ताकत का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। हमें हर प्रदेश की क्रांतिकारी पार्टी को इकट्ठा करना होगा। मिलकर चलेंगे तो जीत जाएंगे। हमें अपने एक एक मकसद की जानकारी एक एक घर तक पहुंचानी होगी। हम ब्रिटिश सरकार से निहत्थे नहीं लड़ सकते। उनसे मुकाबला करने के लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और ये सब इकट्ठा करने के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करना होगा। हम अपनी अपनी तरफ से भी इकट्ठा करें तब भी शायद हमारी जरूरत पूरी ना होगी। पंडित जी, क्यों ना हम किसी सीट को लूट लें? नहीं, अपनों से ही पैसे लूटना और अपनों पर ही खर्च करना बिल्कुल नहीं। फिर पंडित जी? लूटना है तो क्यों ना इन गोरों को लूटें। हम अब की बार सरकारी खजाना लूटेंगे। हर महीने की 9 तारीख को सरकारी ट्रेन सरकारी पैसा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। काकोरी स्टेशन पर रुकने के लिए जब ट्रेन धीमी होगी, बस तभी हम गोरों से अपना ही पैसा वापस लूट लेंगे। हाँ। 9 अगस्त 1925 को एचआरए के सभी क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूट लिया गया। सरकार तिलमिला उठी। सरकार ने सभी को जो इसमें शामिल थे एक एक करके गिरफ्तार कर लिया। कुछ एक क्रांतिकारी ही बच पाए। भगत सुना है सबके सब पकड़े गए, कोई भी नहीं बचा। और पंडित जी? पंडित जी भी हर बार की तरह बच गए। सुना है मामला शांत होने तक वो पटना चले गए होंगे। अंग्रेजों को हमारे सभी ठिकानों का पता चल चुका होगा। शायद उस ठिकाने का भी जहां हमने सारा रुपया पैसा और सारे हथियार रखे हैं। तुम सही कहते हो भगत। इससे पहले गोरे वहां तक पहुंचे, हमें वहां से सारा सामान निकालना होगा। लेकिन सुखदेव, ये भी तो हो सकता है कि पुलिस वहां पहले ही पहुंच चुकी हो। हम वहां जाएं और पहले मैं वहां जाऊंगा। हाँ, तुम मेरा इशारा पाते ही आ जाना और हम सारा सामान वहां से निकाल लेंगे। ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद। सरकारी खजाना लूटने के बाद पुलिस बिस्मिल को तलाश कर रही थी। बिस्मिल की जगह एचआरए ने कमान संभाली। एचआरए के पूर्व कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद की भगत सिंह से पहली मुलाकात थी। पार्टी के बिखर जाने से आजाद भी परेशान थे कि आगे क्या किया जाए। सब कुछ खत्म हो गया। इतने सालों की मेहनत सब पानी में मिल गई। इतनी जल्दी कैसे? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। अभी तो ठीक से हम अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हुए थे कि सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी, हौसला रखिए। कहां से लाऊं हौसला भगत, कहां से लाऊं हौसला? मकान बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है और भूकंप का एक झटका सब कुछ बर्बाद कर देता है। कितनी लगन से पार्टी बनाई थी मैंने, सबके सब पकड़े गए। पंडित जी, हम हैं ना। शरीर को बांधा जा सकता है, विचार नहीं। अब हम अपना मकसद पूरा करने के लिए खून बहाएंगे। इनकलाब की आग अब और जोर से भड़केगी। पंडित जी, आजादी की इस आग में डाल दें भगत सिंह नाम का घी। शाबाश भगत, शाबाश। बिस्मिल जी से तुम्हारी तारीफ सुनी तो थी, आज तुम्हारे विचारों में तुम्हारी देशभक्ति को भी देख लिया है मैंने। सुखदेव, एक एक प्रदेश की एक एक क्रांतिकारी पार्टी जो हमारे विचारों से सहमत हो, इकट्ठा करो। सबको यह बात पहुंचा दो कि अगर आजादी की चाह है तो 9 सितंबर को फिरोज शाह कोटला में मिले।
भगत सिंह, भगत सिंह। हाँ पंडित जी। शांत हो जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं, हम कब तक यूं ही सांप्रदायिकता, रंग रूप व भेदभाव के आधार पर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? जरा जरा सी बातों को बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है हिंदू मुस्लिम फसाद का। फिर हम क्या करें भगत? हमको इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप सब लोग जानते हैं हम इतने सालों से गुलाम क्यों हैं। क्यों? हमारे गुलाम होने का कारण है हम लोगों में एकता का ना होना। पंजाब वाले पंजाब को आजाद कराने में लगे हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र को, कलकत्ता वालों को अपनी जमीन से मतलब है तो यूपी वाले अपनी एक अलग पार्टी बनाकर आंदोलन कर रहे हैं। मामूली सी चींटियां भी जब लड़ने जाती हैं तो एकजुट हो जाती हैं। अरे हम तो इंसान हैं, किसी की तरफ एक एक उंगली उठाओगे तो तोड़ दी जाएगी, लेकिन जब सारी उंगलियों को मिलाकर मुट्ठी बनाओगे तो आजादी आएगी। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! दोस्तों, हिंदू का ह और मुसलमान का म दोनों को मिला दिया जाए तो हम बनता है हम, यानी एकता, यानी ताकत। मैं राजगुरु पुणे से, मैं अपने सभी साथियों की तरफ से वादा करता हूं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ब्रिटिश सरकार के वाशिंदे हैं 1 लाख और हम 30 करोड़ से भी ज्यादा। एक दिन, एक तारीख, एक समय तय करो और बोल दो हमला इन गोरों के महलों पर। ये क्या, इनका बाप भी छोड़ेगा हमारा हिंदुस्तान। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! दोस्तों, मेरी तरह आप सबने भी आजाद भारत का सपना देखा होगा। आजाद हवाएं, आजाद पंछी, आजाद कदम, आजाद विचार। लेकिन आजाद होने का मतलब ब्रिटिश सरकार से देश को आजाद कराना नहीं है। गोरों की सरकार से आजाद हो जाएंगे तो दूसरी सरकार के गुलाम हो जाएंगे हम। इस देश को सरकार नहीं, इस देश को चलाता है किसान, और किसान की एक एक हड्डी तोड़ रखी है सरकार ने। जब एक एक आदमी आजाद होगा, धर्म से, छूत अछूत से, सांप्रदायिकता से, किसान आजाद होगा, आम आदमी आजाद होगा। यह होगा हमारा भारत, एक आम आदमी का आजाद भारत। हमारी एसोसिएशन एक आम आदमी के लिए लड़ेगी, इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और हमारा नारा होगा इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! चंद्रशेखर जी ने कहा था कि इस मीटिंग में जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। इस एसोसिएशन का ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला वार होगा साइमन कमीशन पर। इस बार हमारे नारों के साथ साथ एक आवाज और गूंजेगी, और वो होगी लाला लाजपत राय की। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! बिल्कुल सही। भगत जी, मैं राजगुरु फ्रॉम पुणे। हाँ हाँ बोलिए। काफी समय से आपके किस्से सुनते आ रहा हूँ। मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ। मेरी एक चाह है आपसे, इनकार ना कीजिएगा। बस एक ही सपना है, आपके साथ ही जीऊंगा और आपके साथ ही मरूंगा। राजगुरु जी, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। भगत की माँ को ये एहसास हो गया कि कहीं मेरा भगत क्रांति की आग में जल न जाए, इसलिए उसने भगत को चिट्ठी लिखकर बुलवाया। बाबूजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। चंगा है पुत्र? चंगा बीजी चंगा। ओए छुटकी, कैसी है? ਤੁਹਾਡੀ बड़ी याद आती है वीर जी। हुण मैं आ गया ना। चंगी है ना मां? की हो गया तानू? तानू वेखदियां ते चंगी हो जांदी है पुत्र, नहीं वेखदियां ते मर जांदी है। शुभ शुभ बोल बेबे, हुण मैं आ गया ना तो उसी एकदम ठीक हो जाओगी। जा पुत्र जा,
सफर से आया है, आराम कर ले, थक गया होगा पुत्र। जा। जी बेबे। भगत सिंह की माँ, हाँ बात करी तुमने भगत सिंह से शादी के बारे में? अजी, मौका देखकर मैं बात कर लूंगी। माँ हूं ना मैं, मेरी बात नहीं टालेगा। अरे कितना मजा आ रहा है ना। छुटकी चल आजा, चल बहुत सारी मिठाइयाँ भी तो बैठनी है। ओ छुटके, यहाँ ये शोर कैसा है? ये शोर नहीं वीर जी, ये तो जश्न है। जश्न? आज बैसाखी तो नहीं है? आज आपको देखने पड़ोस से गांव के सरदार आए हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ वीर जी, नीचे आओ। भगत पुत्र। है कि बेबे, तुसी मेरे ब्याह दी सोच रहे हो? अरे पुत्र, हर माँ का एक सपना होता है कि उसका बेटा कोड़ी पर बैठकर जाए और सुंदर सी वोटी लेकर आए। तू करेगा ना अपनी माँ का सपना पूरा? हाँ? माँ, तेरे लिए तो जान हाजिर है, लेकिन जिस राह चल रहा हूँ वहाँ रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। क्या पुत्र? वहाँ सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, और वो है देश से प्रेम का। माँ, मैं शादी नहीं कर सकता। भगत सिंह, तो क्या हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे, कभी पूरे नहीं होंगे? सपना ही तो पूरा करने में लगा हो भाऊजी। 30 करोड़ हिंदुस्तानियों के 30 करोड़ सपने, जिनमें से एक सपना आपका भी है। ओ भगत सिंह, तू अपनी उम्र के मुंडों के साथ क्यों नहीं रहता? भाऊजी, अंग्रेज साडा देश छड़ के जानते क्यों नहीं? अब हम सब भी तो तेरे हैं भगत। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त। मेरे पास सिर्फ माँ है, और वो मुझे बंदी दिखाई देती है। और भगत, समझ यार, समझ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, समझ यार, समझ। ओए पुत्र, कुट कुट के मर जाएगा। आजाद हवा में सांस लूंगा तो फिर जी जाऊंगा। भगत पुत्र, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी पुत्र। माँ, मैंने कुछ नहीं पता, बस बहुत जिद्दी हो गया तू, बहुत जिद्दी हो गया। माँ सुन तो सही ना। भगत सिंह की माँ ने एक दिन भगत सिंह और तेजा सिंह की लड़की की आपस में मुलाकात करवा दी। माँ ने ये महसूस किया शायद ये मुलाकात भगत को शादी करने पर मजबूर कर दे। 30 अक्टूबर 1928 का दिन साइमन गो बैक के नारों से गूंज रहा था। सभी क्रांतिकारी पार्टियां लाला लाजपत राय और भगत के नारों के साथ अपनी आवाज मिला रही थी। साइमन ये बर्दाश्त न कर सका और उसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया, जिसमें लाला जी की मौके पर ही मौत हो गई। हर बार की तरह इस बार भी गांधी जी ने अहिंसा का विद्रोह किया। इधर लाला जी की चिता की आग भड़क रही थी, तो उधर HRA के हर एक नए पुराने क्रांतिकारी के मन में बदले की आग भड़क रही थी। पंडित जी, ये लीजिए चाय। नहीं पी जाएगी मुझसे ये चाय। पी लीजिए ना पंडित जी। अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे के सामने उसके बाप का खून कर दिया गया है और वो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता हो। लाखों सुइयां शरीर में एक साथ चुभती सी महसूस हो रही है मुझे। एक के बाद एक कड़ी टूटती जा रही है और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कर रहे हैं ना सब, कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई साइमन के खिलाफ नारे लगा रहा है, कोई शोक प्रकट कर रहा है, तो कोई निंदा। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते। हमें लाला जी की मौत का बदला लेना होगा। लेकिन कैसे? स्कॉट का खून कर दो। ठीक, बिल्कुल ठीक। स्कॉट को जहन्नुम पहुंचाने के लिए कौन कौन चलेगा मेरे साथ? हम सब। इस काम को अंजाम देने के लिए प्लानिंग बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है सुखदेव। शुक्रिया पंडित जी। भगत सिंह जी। राजगुरु जी। जय गोपाल जी। हम चारों मिलकर करेंगे वध इस स्कॉट का। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जय गोपाल, इन सब ने मिलकर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, परंतु 17 दिसंबर 1928 को
स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया। सैंडर्स को मारने की खबर जैसे ही ब्रिटिश सरकार के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस हत्या का विरोध किया। भगत सिंह की क्रांति दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। ब्रिटिश सरकार को ये आभास हो चला था कि अगर भगत को नहीं रोका गया तो शायद ये आंच उनकी सरकार तक भी आ सकती है। कौन है वो लोग जिन्होंने हमारे सर का मर्डर कर दिया है? सर, भगत सिंह और उसके साथी ने। Who is भगत सिंह? सर, भगत सिंह HSRA का क्रांतिकारी है। आपकी सरकार से बहुत नफरत करता है वो। I see. हिंदू मुस्लिम का मेल कराता है सर। देश पर कविताएं लिखता है। सुना है कि सैंडर्स सर को मारकर उनकी एसोसिएशन ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया है। पता नहीं सर, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इन लड़कों में। He was a very dangerous man. Arrest all of them now. यस सर। सैंडर्स की दिन दहाड़े हत्या करने की खबर सुनते ही ब्रिटिश सरकार के पांव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। चारों के नाम वारंट जारी कर दिया गया। वॉयसरॉय ने उनको पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बिठा दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव की भाभी का सहारा लेकर वहां से निकलने में कामयाब रहे। क्रांतिकारी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए अब की बार HSRA ने कलकत्ता को चुना। ये देखिए पंडित जी, क्या लिखा है अखबार में। क्या लिखा है इसमें? कुछ आतंकवादियों द्वारा स्कॉट का कत्ल। हमारी छवि आतंकवादियों की बनाई है इन गोरों ने। हमारे साथ साथ पूरा देश चाहता था कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाए। इस काम को हमने अपनी जान पर खेल कर अंजाम दिया। फिर हम आतंकवादी कैसे हो गए? क्या कांग्रेस कुछ भी नहीं करेगी हमारे लिए? कांग्रेस सिर्फ कुर्सी चाहती है। उसकी नजर में क्रांतिकारी और आतंकवादी एक ही हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उनकी बातों से सहमत नहीं हैं। इसलिए खाट पर बैठ बैठकर लोग काट हो गए हैं। हमें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। कहीं हमारे इनकलाब का सपना अधूरा न रह जाए। ब्रिटिश सरकार ने हमारा ओहदा हमारी आवाम के सामने एक आतंकवादी का रखा है। इससे पहले कि जनता हमें पूरी तरह से आतंकवादी समझे, हमें अपने एक एक मकसद की जानकारी जनता तक पहुंचानी होगी कि हम आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तभी हमारा देश हमें समझेगा, हमें जानेगा। अब की बार हमें ऐसा धमाका करना होगा जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दे। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों व मजदूरों पर अत्याचार हो रहा था। सरकार इनसे विरोध करने का हक छीनने में लगी थी। भगत सिंह को ये बात नागवार लगी। किसानों और मजदूरों का हक वापस दिलाने की जिम्मेदारी भी भगत सिंह ने उठाई। कब तक शोषित वर्ग पर नाजायज ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? मालिक मजदूर का, गोरे कालों का कब तक शोषण करेंगे? फसलें उगाने वाले किसान के पास खाने के लिए 2 दाने नहीं होते और सरकारी गोदाम अनाजों से भरे रहते हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर। जब एक आम आदमी आजाद होगा तभी होगा हमारा भारत आजाद। अब की बार हमें ऐसा कुछ करना होगा जो जनता के हित में हो और ब्रिटिश सरकार की नींव तक हिल जाए। यही तो सोचना है। एक ऐसा धमाका जिससे इंग्लैंड में बैठी रानी तक के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। अब की बार हम बम फोड़ेंगे। बम? हाँ, बम। लेकिन कहाँ? दिल्ली में, असेंबली के अंदर। असेंबली में? लेकिन असेंबली में ही क्यों? सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए मजदूरों का हक मारने में लगी है। अगर ये बिल पास हो गए तो मजदूर किसी नाजायज बात का विरोध भी नहीं कर सकेगा। स्ट्राइक करना गैर कानूनी हो जाएगा और विरोध करने वालों को बिना किसी सबूत के जेल भेज दिया जाएगा। आने वाली 8 अप्रैल को वेलस रॉय इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगा। बस तभी हम बम फेंकेंगे और इस बिल का विरोध करेंगे। लेकिन इस बात का विरोध दूसरे तरीके से भी तो किया जा सकता है। फिर बम ही क्यों? क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत, पुलिस हमें पहले से ही ढूंढ रही है। अगर इस धमाके में किसी की जान चली गई तो? बम जानबूझकर खाली जगह फेंका जाएगा। बम फेंकने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होगा, ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाना कि पंछी ने पिंजरे में फड़फड़ाना शुरू कर दिया है। और जब पंछी फड़फड़ाता है तो पिंजरे की कोई औकात नहीं रह जाती। शाबाश भगत, शाबाश। इससे हमारी बात जनता और सरकार दोनों तक पहुंच जाएगी। हमारी तरफ से जो भी जाएगा वापस नहीं आएगा, गिरफ्तारी देगा। लेकिन क्यों भगत? गिरफ्तारी देने से ये बात साफ हो जाएगी कि हम सब क्रांतिकारी हैं, आतंकवादी नहीं।
हम भी हिंदुस्तान की जनता का एक अंश हैं और उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। कोर्ट केस के दौरान हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे और मनवाएंगे भी। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ चलेगा बटुकेश्वर दत्त। पंडित जी, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। भगत, आज तुमने मुझे निशब्द कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! 8 अप्रैल 1929 को जब वॉयसरॉय नेशनल असेंबली में बिल पास करवा रहा था, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से असेंबली गूंज उठी। तुम पर ये आरोप है कि असेंबली में बम फेंक कर तुम सबको मारना चाहता है। योर ऑनर, ये सब झूठ है। हम किसी को मारना नहीं चाहते थे। फिर तुमने असेंबली में बम क्यों फेंका? बम फेंकने से आज तक किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। हमने बम को जानबूझकर इतनी दूर फेंका जिससे कोई नुकसान ना हो। बात तुमने असेंबली में बम क्यों फेंका? ब्रिटिश सरकार लोगों की चीखें पुकारें सुन सुनकर बहरी हो गई है। नारों की गूंज तो आप लोगों के कानों में पड़ती ही नहीं, इसलिए बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये धमाका इसलिए किया गया कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचे। सबको पेट भर खाना खिलाने वाला किसान आज भूखा मर रहा है। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के जरिए मजदूरों से विरोध करने का बुनियादी हक भी छीन लिया आपने। सरकार इनकी तरफ भी ध्यान दे, इसलिए ये बम फोड़ा गया। इस बम के जरिए हम अपने देश के नेताओं को भी बताना चाहते हैं कि कहने और करने में फर्क होता है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलो खाने का समय हो गया है, चलो खाना खा लो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जोर कितना बाजुए ये खाना है। खा लो, तुम्हारे लिए एकदम जायकेदार, एकदम स्पेशल खाना है जो अंग्रेजों के महलों से चलकर सिर्फ तुम लोगों के लिए आया है। अच्छा, आओ भाइयों, ये कोई खाना है? ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाते, हम कैसे खाएंगे? खा लो, यहाँ पर यही खाना मिलता है। तभी तो कह रहा था अंग्रेजों के महलों से चलकर तुम्हारे लिए आया है ये जायकेदार स्पेशल खाना। वो लोग छोड़ देते हैं और हम लोग खा लेते हैं। खा लो। मैं इस खाने को हरगिज नहीं खाऊंगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो नहीं, बाहर में जाओ। मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ पर यही खाना मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। तुम्हारे लिए हम इस जेल के तौर तरीके नहीं बदलने वाले। और ना शोर मचाओ, ये खाना चुपचाप खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। कब तक? जब तक खाने लायक खाना नहीं मिलता। देखते हैं कब तक भूखे रहते हो तुम। देखते हैं तुम हमें कब तक भूखा रखते हो। इस केस को दिल्ली के कोर्ट से कोर्ट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट लाहौर में ट्रांसफर कर दिया गया और वहाँ Your Honor, please allow me to start the case. You may. Your Honor, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये मान लिया है कि असेंबली में बम इन्होंने ही फेंका, लेकिन बम फेंकने के पीछे सिर्फ यही दोनों ही नहीं थे, इनके और साथी भी थे। रेड में पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। सबको पेश करने की परमिशन है। परमिशन है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! दोस्त यहाँ कैसे? दोस्ती की है, निभाएंगे नहीं क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने। Your Honor, सरकारी गवाह कोश को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। मिस्टर दत्त, ये जरा इधर देखिए। क्या आप इन सबको जानते हैं? जी। आइडेंटिफाई देम। भगत सिंह, हैं? बटुकेश्वर दत्त, गया प्रसाद, शिव वर्मा, सुखदेव, ओके, कमल तिवारी, राजगुरु, जयदत्त कपूर। Just go in detail.
बम को फेंकने का प्लान आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने बनाया था। ये जतिन दा ने इनको बम बनाना सिखाया था। ओके और इस काम में मैं घोष और इनके ये सभी साथी शामिल थे। Okay, so you'll see, Your Honor. This is the case. गद्दार, देशद्रोही, छोड़ूंगा नहीं तुझे। The court is adjourned for the day till the next date. भगत, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तूने ये क्या हट लगा रखी है? खाना नहीं खाएगा? अरे खाना नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे? और जिएगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? मैं नहीं खाऊंगा। आपको अच्छा खाना चाहिए ना? मैं किसी ना किसी से कहकर मंगवा दूंगा। बात मुझे अच्छा खाना खिलाने की नहीं है, बात है सबकी। मैं खुद तो सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन किसी की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर इस लड़ाई में मैं भी तेरे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्यों बचपना करते हो दोस्तों? मैं लड़ तो रहा हूँ। सारी लड़ाइयाँ साथ साथ लड़ी हैं भगत, तो इस लड़ाई के लिए हम तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दें? जिद मत करो, मेरी बात। हम सब ने वादा किया था कि हर कदम साथ में बढ़ेगा, फिर हमारे कदम पीछे कैसे रह सकते हैं? आसान नहीं है। मुश्किल भी तो नहीं लग रहा। एक एक पल में 100 मौतें मिलेंगी। कुछ मिल ही रहा है ना? जिद मत करो। अब सिर्फ भूख हड़ताल करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं भी देखता हूँ कब तक जिद पर अड़ता है। जबरदस्ती खिला, देखता हूँ कैसे नहीं खाता। खा खा। मैं नहीं खाऊंगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। तू यहाँ अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर अड़ा है और वहाँ अंग्रेजों के घरों में पार्टियां चल रही हैं। तेरी मांगे तो उन्होंने अभी तक सुनी भी नहीं है। आज नहीं तो कल जरूर सुनेंगे। भगत, मैं अंग्रेजों का मुलाजिम हूँ तो क्या हुआ? अरे मैं एक हिंदुस्तानी भी हूँ। मेरी बात मान ले भाई। भगत, खाना खा ले। हाँ, मैं भी तो हिंदुस्तानी होने के नाते लड़ रहा हूँ, हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के हर एक बच्चे की जुबां पर भगत सिंह का नाम था। भगत सिंह के क्रांति की आग अब इतनी जोर से जल रही थी कि सभी सरकारों को अपनी कुर्सियां जलती दिखाई दे रही। वॉयसरॉय को महसूस हो चुका था कि भगत सिंह की भूख हड़ताल खत्म नहीं की गई तो उसके भी हाथ जल जाएंगे। इसलिए वॉयसरॉय ने भगत सिंह की सभी मांगों को स्वीकारा। लेकिन तब तक भगत सिंह का एक क्रांतिकारी सदस्य जतिन दा इस भूख हड़ताल की भेंट चढ़ चुका था। Let the case be started. ये तो योर ऑनर साबित हो चुका है कि बम भगत सिंह और उनके साथियों ने बनाया और फेंका। इससे ये भी साफ हो गया है कि मुजरिमों को जुर्म करने की आदत से हो गई है। It's like a habit, you know? आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, बम फेंकना तो इस केस की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी है स्कॉट मर्डर केस। किसी को भी मुजरिम ठहराने के लिए सबूत की जरूरत होती है वकील साहब। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि इन सब ने स्कॉट की जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत हत्या की थी। आपकी इजाजत हो तो मैं इस केस का मुख्य गवाह जय गोपाल को अदालत में बुलाना चाहूंगा। जय गोपाल? गद्दार, तुझे भी नौकर रख लिया इन लोगों ने। कितने पैसे लिए हैं तूने? देशद्रोही। नमस्ते। तुम स्कॉट मर्डर केस के बारे में क्या जानते हो? लाला जी की हत्या के बाद एचआरए ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया था। जो बदला पूरा हुआ स्कॉट का खून करके। इन सब क्रांतिकारियों के साथ साथ मैं भी इसमें शामिल था। सुखदेव और राजगुरु ने इसका प्लान बनाया था और भगत सिंह ने स्कॉट को गोली मारी थी। सभी बयानों से यह क्लियर हो जाता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इन सब ने मिलकर स्कॉट का मर्डर किया। एक्ट 121 एंड 302 के अंदर इन तीनों को फांसी दी जाती है और
इनका साथ देने वालों को उम्र कैद। I have signed the warrant of चंद्रशेखर आजाद। अदालत ने चंद्रशेखर आजाद के नाम वारंट जारी कर दिया। एक दिन आजाद जब अपने कुछ साथियों के साथ बैठे आगे की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने उनको घेर लिया। चारों तरफ से गोलियां चली। जब चंद्रशेखर आजाद को लगा कि वो यहां से निकल नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी बंदूक से आखिरी गोली खुद को मार ली और अपना सपना सच कर दिखाया। आजाद हूं, आजाद आया हूं, आजाद ही जाऊंगा। भगत ने जो इनकलाब का सपना देखा था, वो सच होता जा रहा था। वॉयसरॉय इस बात से घबरा गया और उसने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी की तारीख से पहले ही उनकी फांसी के आदेश जारी कर दिए। गांधी जी के निवास स्थान के बाहर गांधी हाय हाय के नारों की गूंज कुछ दिन तक गूंजी और फिर शांत हो गई। सभी जानते थे कि अगर गांधी चाहते तो ये फांसी रुकवा सकते थे। लाखों क्रांतिकारियों के एक ही सवाल का जवाब गांधी कभी नहीं दे पाए। पुत्र नहीं छोटी जी उम्र दे बच्चे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भगत, सत श्री अकाल। बाबूजी, अब जिंदगी मिली ना तो अब की बार आपके सपने जरूर पूरे करूंगा। क्या कह रहा है मेरे बेटे? मुझे माफ करना बाबूजी। आज देश का सपना पूरा करने दो। भगत की कह रहे हैं पुत्र? चलता हूं मां। जाते जाते गले भी नहीं लगाएगी। तू हम सबको छोड़ के चला जाएगा कि पुत्र? ना, जा कहाँ रहा हूं मां? मैं तो तेरी सांसों से जुड़ा हूं। जब जब तू सांस लेगी मुझे पाएगी। छुटकी का ख्याल रखना। ना पुत्र ना। जब भारत आजाद होगा तो फिर आऊंगा मैं, आजाद हवा के साथ। चलो, तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया है। चलो जेलर साहब। मैं हथकड़ी नहीं लगवाऊंगा, आज ऐसे ही। आज भी बांधोगे जेलर साहब? आज तो आजाद जाने दो। जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करे, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करे, जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करे, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करे, जो बरसों तक लड़े जेल में। अंग्रेजों की मनमानी को कोलू में जुट तेल फेरते सावरकर से बलिदानी को। याद करे सालाजारों को, जारों के अत्याचारों को, साई बीरिया के निर्वासित शिविरों के हाहाकारों को, जो बरसों तक लड़े जेल में।
बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, युक्ति सुसंगत, भक्ति अकंपित, कृति तेजस्वी घृति हिमगिरिसी, मुक्ति मांगती गति अप्रतिहत। अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करे, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करे, जो बरसों तक लड़े जेल में। कोई आखिरी ख्वाहिश? एक बार हम गले मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। भगत, सुखदेव, राजगुरु, राज, भगत सिंह, राज, इनकलाब जिंदाबाद। किसी के नाम अपनी जिंदगी बिता देना और अपनी मौत को भी उसी के नाम कर देना, सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन असल में रोंगटे खड़े कर देती है। हम सब ने ईश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन भगत सिंह को ईश्वर का रूप कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही बिना किसी खून के रिश्ते के सबकी सहायता करता है। शत शत प्रणाम है इन शहीदों को, जिनकी वजह से हम आज एक एक आजाद सांस ले रहे हैं।